हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपना ह्यूमैनिटीज गुरु में। ये एक वन शॉट वीडियो है एमजीएसयू बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, जिसके अंदर अपने हिस्ट्री के सभी शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं लॉन्ग क्वेश्चंस को लाइन टू लाइन तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन हर एक चीज जो इंपॉर्टेंट की वर्ड्स है जो मैं बताऊंगा कि इस क्वेश्चन के आपको इन की वर्ड्स को लिखना है, उनको आपको जरूर ध्यान से सुनना या देखना है, ताकि आप अपने एग्जाम में उनको लिखो, उनको अंडरलाइन करो, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सको। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो, ज्यादा टाइम ना गवाते हो। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, विक्रम एरा क्या है? तो विक्रम एरा को विक्रम संवत के नाम से भी जानते हैं। विक्रमादित्य जो राजा थे उन्होंने इसको शुरू करा था 57 बीसी के अंदर सक्का रूलर को हराने के बाद, यानी कि सक्का डायनेस्टी थी, उनके ऊपर विक्ट्री करने के बाद इसको शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेगस्थनीज। तो मेगस्थनीज को कौन नहीं जानता कि मेगस्थनीज कौन थे? जिन्होंने इंडिका बुक लिखी थी वो वही थे जो मौर्यन अंपायर के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे एक ग्रीक एम्बेसडर थे और यहां पे आए थे। ये एक ऑथर के तौर पर भी काम करते हैं, हिस्टोरियन भी थे ये, और इनको भेजा किसने था? तो ग्रीक एम्बेसडर थे, यानी कि सेल्यूकस फर्स्ट के यहां से ये आए थे। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। और इंडिका बुक में इन्होंने क्या लिखा ये भी थोड़ा मैं बता देता हूं। तो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था, उन्होंने मिलिट्री सिस्टम कैसा चलाया, उनके बारे में कंप्लीट ये जानकारी अपने को देती है। तो कहीं ना कहीं मौर्यन अंपायर के बारे में जानकारी देने का इंपॉर्टेंट सोर्स है इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जूनागढ़ रिकॉर्ड क्या है? तो जूनागढ़ एक रॉक के ऊपर लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन है जो कि अर्लियर एम्परर के बारे में जानकारी देती है, जिनमें अशोका के बारे में और रुद्रादमन के बारे में लिखा हुआ है। साथ ही साथ में इस इंस्क्रिप्शन के ऊपर स्कंदगुप्ता के बारे में भी लिखा हुआ है, क्योंकि बाद में कहा जाता है कि स्कंदगुप्ता के गवर्नर थे जिनका नाम होता है प्राणदत्ता, वो इनको यहां पे लिखवाते हैं और वो बताते हैं इनके बारे में कि स्कंदगुप्ता ने कौन कौन से एरियाज में, कौन कौन से प्रोविंसेस में कैसे कैसे गवर्नर वगैरह को अपॉइंट करा, उनके बारे में यहां से इंफॉर्मेशन मिलती है। तो किन किन एम्परर के बारे में जानकारी मिलती है? अशोका, रुद्रादमन और स्कंदगुप्ता के बारे में जानकारी मिलती है जूनागढ़ रिकॉर्ड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेम द सिटीज फाउंडेड बाय कनिष्का। कनिष्का के द्वारा कौन कौन सी सिटीज फाउंड करी जाती है? तो वो लिखते हैं अपने। तो कनिष्क एक इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट रूलर है हमारे कुषाण अंपायर के, या कुषाणा अंपायर भी इसको बोलते हैं। और इंपॉर्टेंट जो इनके द्वारा सिटी फाउंड करी गई उसका नाम है कनिष्कापुर, जो कि कश्मीर के अंदर है। इसके अलावा इनकी वो सिटीज जिनके अंदर इन्होंने या तो फाउंड करा या जिनके कारण उन सिटीज को पहचान मिली, वो है पुरुषापुरा जो कि पेशावर के अंदर है, और इसके अलावा मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, राइट ए नोट ऑन आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के ऊपर एक नोट लिखते हैं। तो आर्यभट्ट को कौन नहीं जानता भाई? एक ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन होते हैं, एस्ट्रोनॉमर होते हैं, जिन्होंने कई सारी थ्योरीज दी, कई सारी इनोवेशन जिन्होंने करी। और आर्यभट्ट का जन्म, कहा जाता है कि आर्यभट्ट का जन्म कहां हुआ था? बिहार के अंदर हुआ था। और इन्होंने जो अपना काम करा था वो गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पीरियड के थे ये। तो गुप्ता डायनेस्टी में इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले करा था। इन्होंने कई सारी चीजों की खोज की जिनमें पाई की वैल्यूज इन्होंने दी। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, राइट ए नोट ऑन हरिश्चरित। क्या है इसके ऊपर नोट लिखो? तो ये हरिश्चरिता है, ये एक बायोग्राफी है। किसके ऊपर? एक इंडियन एम्परर थे जिनका नाम था हर्षा, उनके ऊपर लिखी किसने थी? तो पोइट का नाम है बाणभट्ट। बाणभट्ट ने ये लिखी, इनको बाना भी कहा जाता है। ये एक संस्कृत राइटर थे जो कि 7वीं सेंचुरी के आसपास ये इंडिया में हुए, और ये कवि पोइट या कोर्ट पोइट कहलाते हैं हर्षा की, जिन्होंने ये लिखी थी, क्या? हरिश्चरित्रा लिखी थी। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी, राइट नोट ऑन सेवन पेगोडा। अब सेवन पेगोडा क्या है? सिंपल सी बात ध्यान रखना है कि सेवन पेगोडा बेसिकली एक मॉन्यूमेंट है जिसको अपने महाबलीपुरम कहते हैं। ये महाबलीपुरम है, इसी को सेवन पेगोडा कहा जाता है, और इसको 8th सेंचुरी के अंदर बिल्ड करा गया था नरसिम्हा राव वर्मन सेकंड के द्वारा। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 4 नोबल ट्रुथ क्या है बुद्धिज्म के अंदर? भाई ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो बुद्धिज्म के अंदर 4 नोबल ट्रुथ कौन कौन सी है? सबसे पहली बात उन्होंने कहा कि दुख है वो आएंगे ही आएंगे, ये तो जीवन का कड़वा सच है कि दुख हमें इंसान को मिलेंगे। इन्होंने एक बात बोली समयोदया। समयोदया का मतलब इन्होंने बोला कि जो ट्रूथ ऑफ द कोज ऑफ सफरिंग, यानी कि सफरिंग का जो कारण है वो कहीं ना कहीं सच ही है, सच के पीछे एक सफरिंग का कारण है। यानी कि मेन बात ये याद रखना कि इंसान की लाइफ में दुख रहेंगे, दुख उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, इंसान की लाइफ के इंपॉर्टेंट काम है। निरोधा, यानी कि अगर आपको सफरिंग से खत्म करना है इसको, तो हमेशा आप सच्चाई के पाथ पे चलो, हमेशा आप नॉन वायलेंट रह के चलो, तो आप अपने आप इन सफरिंग से आजाद हो जाओगे। मगा, यानी कि इसके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि अगर आपको इन सफरिंग को खत्म करना है तो सच्चाई के पाथ को आपको निरंतर कंटिन्यूटी फॉलो करना होगा, जिनके कारण आप इनको जो क्या है, जो सफरिंग है, इनसे आजादी आपको मिल जाएगी। तो ये 4 ट्रूथ है, यानी कि इंसान की लाइफ के इंटरेस्टिंग पार्ट है सफरिंग। सफरिंग एक इंसान में रहेंगे, अगर इनको खत्म करना तो उसे क्या करना होगा? ट्रुथ के पाथ को फॉलो करना होगा। ट्रुथ के पाथ पे अगर वो चलेगा तो सफरिंग कहीं ना कहीं उससे एक दिन छूट जाएगी ना, मतलब खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, राइट अ नोट ऑन वैदिक लिटरेचर। अब वैदिक लिटरेचर पे एक नोट लिखे। तो क्या है वैदिक लिटरेचर? भाई वैदिक लिटरेचर वो है जो एंशिएंट सेक्रेड टेक्स्ट है जो हिंदुइज्म के अंदर बेसिकली लिखे गए,
हैं, चाहे वो वेदाज हो, चाहे वो ब्राह्मणाज के कोई टेक्स्ट हो, चाहे वो अरंकाज हो, चाहे वो उपनिषेद हो, ये सारे के सारे जो हमारे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में, अपने को रिलीजियस प्रैक्टिस के बारे में, उस टाइम की फिलोसफी के बारे में, उस टाइम की सोशल नॉर्म्स के बारे में जानकारी देते हैं, उनको अपने वैदिक लिटरेचर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो राइट अ नोट ऑन प्रयाग प्रशस्ति क्या है? तो प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी? हरिसेना ने लिखी थी, जो कि एक कोर्ट पोएट थे, किसके? समुद्रगुप्त थे, गुप्ता डायनेस्टी के एक रूलर थे समुद्रगुप्त, जिनके बारे में अपने आगे चर्चा करेंगे, बड़े वरियर थे ये, इनके ही एक कोर्ट पोएट थे हरिसेना, उन्होंने ये लिखी थी। बाबरू रिकॉर्ड क्या है? तो बाबरू रिकॉर्ड है वो पाया गया है बाबरू बेरट रॉक एडिक्ट के अंदर, यानी कि बाबरू बेरट नाम की जगह वहां पे मिलता है राजस्थान के अंदर ये, और ये बेसिकली अशोका के जो मौर्यन डायनेस्टी के एक रूलर है अशोका, उनके बारे में जानकारी देता है। और उनके बारे में क्या जानकारी देता है कि उन्होंने किस तरह से बुद्धिज्म को स्प्रेड करा था, बुद्धिज्म की जो टीचिंग है उनको किस तरह से स्प्रेड करा था, वो इनके बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिज्ञान शकुंतलम क्या है? तो अभिज्ञान शकुंतलम एक लिखी गई बुक है, वो किसके द्वारा? संस्कृत का एक प्ले है जिसको कालिदास ने लिखा है, और कालिदास को कौन नहीं जानता होगा भाई, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंशिएंट टाइम के एक पोइट होते हैं, ठीक है, उन्होंने लिखी है। और ये कहीं ना कहीं ये जो प्ले लिखा है, ये लिखा है शकुंतला के बारे में, जो कि एक महाभारत के एपिक से लिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं सतवाहना डायनेस्टी के बारे में, आपको कुछ एक एक्सप्लेन करना है, इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है, इसके एक आधे रूलर को मैं आगे इसी वीडियो में डिस्कशन करूंगा, अच्छे से आपको बताऊंगा। और मैं आपसे सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी इसी प्लेलिस्ट में जब मैं इसको इंक्लूड करूंगा तो मेरी कुछ एक वीडियोस बनाई हुई है ऑलरेडी हिस्ट्री पे, बहुत सारी वीडियोस तो मैं अभी नहीं बना पाया क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया, उन वीडियोस को आप जरूर देख के जाना, बहुत हेल्प मिलेगी। जैसे आपको जो एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में कौन से सोर्सेज है वो जानकारी देती है, किस तरह से जो हमारी मौर्यन एम्पायर है वो डिक्लाइन हुआ, किस तरह से वो इमर्ज हुआ, अशोका के जो धम्मा है वो क्या क्या जानकारी देता है, ये सारी चीजें, और गुप्ता एम्पायर के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट एम्पायर थे, रूलर है, इन सारी चीजों को मैंने एक्सप्लेन कर रखा है वीडियोस में, और छोटी छोटी वीडियोस है, चाहो तो आप उनको एक बार जरूर देखना क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपको वहां से मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन है यहां पे सतवाहना क्या है? तो सतवाहना एक एंशिएंट इंडियन डायनेस्टी है जो कि डेक्कन एरिया के अंदर रूल करती है, और बेसिकली इसको आंध्रा भी कहते हैं पुरानाज के अंदर, क्योंकि ये उस पर्टिकुलर एरियाज में रूल करती है, इसलिए इसे आंध्राज भी कहते हैं, ठीक है। इसके फाउंडर थे, उनका नाम है सिमुका। तो ये फाउंडिंग लीडर तो जो रूलर है वो तो सभी डायनेस्टीज के आपको याद करने ही करने हैं, जिनको मैंने इसी नोट्स के अंदर लास्ट में इंक्लूड करा है, जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। सतवाहनाज वर द फर्स्ट नेटिव इंडियन रॉयल्टी टू मिंट देयर ओन क्वाइंस विद पिक्चर ऑफ देयर रूलर, यानी कि सतवाहना ही वो पहले इंडियन नेटिव रूलर थे जिन्होंने कहीं ना कहीं क्या करा, अपने क्वाइन जब बनाए तो उसके ऊपर रूलर्स की पिक्चर को लगाया, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं नेम ऑफ महाजनपदास। अब महाजनपदास के नाम यहां पे मैंने ज्यादा लिखे, क्वेश्चन शायद ऐसा था, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ये मैंने डाले हैं सारे के सारे, तो वहां पे क्वेश्चन ऐसे आया हुआ था कि 4 महाजनपदास के नाम लिखो, तो यहां से आप आंखों से निकाल लो कुछ एक महाजनपदास के नाम, अंगा हो गया, मगधा हो गया, काशी, कोशाला, वज्जी, माला, चेड़ी, कुरु, पंचाला, मत्स्य, सूरसेना, इसमें से जितने याद हो उतने कर लेना। मुद्रा राक्षस है वो किसके द्वारा लिखी गई? तो ये एक संस्कृत का प्ले है मुद्रा राक्षस, जिनको लिखने वाले कौन थे? विशाखा दत्ता ने इसको लिखा था। मीनिंग ऑफ वेद, वेद का मतलब क्या है? तो वेद का मतलब है, संस्कृत रूट ये वर्ड से आया जिसका मतलब है विद का जो मीनिंग है वो होता है टू नो, यानी कि जानना, ठीक है। और बाद का जो मतलब है उसका मतलब होता है नॉलेज, यानी कि कहीं ना कहीं जो यहाँ पे वेदास है उसका मतलब क्या होता है? VID जो वर्ड यहाँ पे लिया गया संस्कृत के रूट से, इसका मतलब टू नो और नॉलेज, यानी कि जानना किसी चीज को। तो बेसिकली क्या होते हैं, वेदास रेफर्ड करते हैं उन सारे के सारे सेक्रेड स्क्रिप्चर्स को जो इंडियन हिस्ट्री के बारे में जो अपने को जानकारी देती है, जो उस टाइम की हिंदू फिलोसफी के बारे में अपने को जानकारी देती है, उस टाइम के रिलीजियस ट्रेडिशन कैसा था उसके बारे में अपने को जानकारी देती है, उनको अपने वेदास कहते हैं। और बेसिकली हमारे 4 वेदास है और उनके बारे में मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप आंखों से जरूर निकाल के जाना ये बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन है किंग अशोका अपॉइंटेड धर्म महामात्रास फॉर, यानी कि धर्म महामात्रास क्या थे या दमा महामात्रास क्या थे? दमा महामात्रास वो थे जो अशोका ने अपॉइंट करे थे कहीं ना कहीं जो बुद्धिज्म है उसकी आइडिया को फैलाने के लिए, एक मोरल और एथिकल कोड था जो कहीं ना कहीं मैसेज देता था, बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए जो फैलाया गया था, उसी को अपने दमा महामात्रास कहते हैं। नेम बुक्स रिटन बाय कालिदास के द्वारा कुछ एक बुक्स लिखी गई है, उनके द्वारा मैंने यहाँ पे कुछ एक बुक्स लिखी है, बाकी इनके द्वारा बुक्स तो बहुत लिखी गई है, जिनमें से एक अभिज्ञान शकुंतलम है, एक का नाम विक्रमा वर्षोशियम है, ये थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन देख लेना यार, एक का नाम मालविका निमंत्रम है, ये कुछ एक इनके द्वारा मैंने बुक्स लिखी हैं, ठीक है। इनके बहुत सारी बुक्स लिखी गई है, बहुत बड़े राइटर कहलाते हैं, उनमें से मैंने 2-3 के बुक्स के नाम लिखे ताकि आ जाए तो आप कर दो। राइट एंड नोट ऑन कौटिल्य, कौटिल्य के बारे में एक नोट लिखो, कौन नहीं जानता होगा कौटिल्य को? कौटिल्य को चाणक्य भी कहते हैं और कौटिल्य को विष्णुगुप्त भी कहते हैं। कौटिल्य ही वो इंसान होते हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखी थी, कौटिल्य ही वो इंसान है जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था। धनानंद जो नंद डायनेस्टी के लास्ट रूलर है उनको डिफीट करवाने वाले यही थे कहीं ना कहीं।
और इनका जो कंट्रीब्यूशन है अर्थशास्त्र नाम की जो बुक है वो आज भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी सोसाइटी के गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे से वहां पे बताया कि एक राजा को कैसा होना चाहिए, पब्लिक के प्रति उसे कैसे काम करना चाहिए, आर्मी कैसे मेंटेन करनी चाहिए, उसे डिप्लोमेट रिलेशन कैसे बनाने चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में हमें इंफॉर्मेशन देती है। और साथ ही साथ मौर्यन अंपायर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें इस बुक में मिलती है। राइट ए नोट ऑन मैरुली पिलर इंस्क्रिप्शन के बारे में लिखो, तो मैरुली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है वो फेमस इंस्क्रिप्शन है जिसके ऊपर कहीं ना कहीं जो जीत है, कंक्वेस्ट है गुप्ता डायनेस्टी की, उनके बारे में लिखा हुआ है। ये ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन में से एक इंस्क्रिप्शन माना जाता है, ठीक है। और कहा जाता है कि गुप्ता अंपायर की जितनी भी जो जीत है उनके मेन राजाओं के बारे में यहां पे एलाबरेट करा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है। ये बात आप थोड़ा सा आंखों से निकाल लेना। व्हाट डू यू नो अबाउट भोज परमार? भोज परमार कौन थे, उनके बारे में आप क्या जानते हो? तो राजा जो भोज थे वो एक लेजेंडरी किंग थे, परमार डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे, जो कि कहां से, मालवा के अंदर रूल करती थी। मालवा का मतलब आज का जो एरिया है कुछ हद तक मध्य प्रदेश को कवर करता है, और इनकी कैपिटल थी वो थी धार नाम की एक जगह। ये वो राजा थे जो इंडियन हिस्ट्री में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते अपने आर्ट के अंदर, लिटरेचर के अंदर, आर्किटेक्चर के अंदर, और गवर्नेंस भी इनकी लाजवाब थी, आउटस्टैंडिंग थी। इनके टाइम पीरियड में स्कॉलर को कहीं ना कहीं बहुत रोल मिलता है, क्योंकि ये पढ़े लिखे इंसान की बड़ी इज्जत करते थे भाई। पोएट्री, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, आर्किटेक्चर, ये सब इनके टाइम में चलता है। इनके अंदर एक मोस्ट फेमस वर्क है जिसका नाम है समारंगना सूत्राधारा। ये बात आपको याद रखनी है, जो कहीं ना कहीं आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग के बारे में आपको जानकारी देती है। बहुत साल इन्हीं के टाइम पीरियड में इन्होंने इस्टेब्लिश करवाई थी, जो कि संस्कृत लर्निंग की सबसे बड़ा प्लेस था उस टाइम का, जो कि धार इनकी जो कैपिटल थी वहां पे इन्होंने बनाया। इसके अलावा इन्होंने कई सारे टेंपल्स बनाए, खासतौर से जो भगवान शिवा को डेडिकेट थे उनको इन्होंने बनाया, क्योंकि ये भगवान शिव जी को मानने वाले उनके प्रति काफी एक भावना रखते थे, डिवोटी थे उनके प्रति, ठीक है। वन ऑफ द लार्जेस्ट जो इनका एक इनकम्प्लीट इन्होंने भोजेश्वरा शिवालिंगा भी इन्होंने बनाया, जो लगभग इंडिया का सबसे बड़े टेंपल में से एक आता है। मिलिट्री पावर की बात करें तो इन्होंने अपनी मिलिट्री को कई सारे इस तरह से अपनी मिलिट्री को बना के रखा कि बाहर की जो फॉरेनर पावर है, जब जब जिन्होंने इन्वेड करा उनको इन्होंने एक्सपेंड होने से रोका, और बाहर की फॉरेनर पावर के इन्वेजन को रोका, और खुद ने अपने एरियाज को एक्सपेंड करा। बात करते हैं कल्चरल इंपैक्ट की, तो इनके टाइम पीरियड में संस्कृत लिटरेचर बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। इनके ही टाइम पीरियड में कहा जाता है कि कुछ एक स्कॉलर आते हैं। अब इनमें से कुछ एक लीजेंड है जो ये भी कहते हैं कि कालिदास जी है वो इनके टाइम पीरियड में बिलोंग करते हैं, लेकिन ये बात चाहो तो आप छोड़ देना, क्योंकि ये बात सच नहीं है। कुछ हद तक कुछ एक ही इसको मानते हैं, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर ये हमेशा डाउट रहता है कि कौन सा पोइट, कौन सा राजा किस टाइम पीरियड में बिलोंग करते हैं। तो यहां पे कुछ एक ऐसे हिस्टोरियन है जो मानते हैं कि कालिदास और ये जो भोज है राजा, ये टाइम पीरियड में सेम थे, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि ज्यादातर सोर्स इसमें नहीं एग्री होते हैं। तो आप चाहो तो इस बात को तो खाली छोड़ देना, ठीक है। लेकिन इन्होंने ये चीज याद रखना कि राजा भोज के टाइम पीरियड में इन्हें जो विक्रमादित्य के साथ भी इनका कंपैरिजन करा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि सेम उनकी तरह इनकी नॉलेज थी, उनकी तरह इन्होंने कंट्रीब्यूशन करा। तो ये था भोज के बारे में इंपॉर्टेंट बातें। नेक्स्ट बात करते हैं कि सक्का संवत क्या है, इसको आप एलोबरेट करो। तो सक्का संवत हमारा हिस्टोरियन कैलेंडर है, जिसको इंडिया के अंदर अच्छा खासा यूज करा जाता है, और ये शुरू होता है 78 CE से, ठीक है। और इंडिया का एक इंपॉर्टेंट कैलेंडर भी माना जाता है, और इसको इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडियन नेशनल कैलेंडर के तौर पर भी रिकॉग्नाइज कर लिया 1957 से। ये बात आपको याद रखनी है। और जो सक्का एरा है वो बिलीव्ड करी जाती है कि स्टेब्लिश करते हैं किंग सालीवाना नाम के एक राजा होते हैं, उनके टाइम पीरियड में शुरू होती है, जो कि सतवाहना डायनेस्टी के एक इंपॉर्टेंट रूलर होते हैं। कहा जाता है कि सक्का रूलर ने ये जो कैलेंडर शुरू करा, ये कुशानास के ऊपर विक्ट्री के बाद में शुरू करा था। ये उसकी विक्ट्रीज के बाद में शुरुआत होती है। हु वॉज वराहमिरा? अब वराहमिरा कौन थे? तो वराहमिरा एक ग्रेट इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे, मैथमेटिशियन थे। वराहमिरा एक इंपॉर्टेंट एस्ट्रोनॉमर और एस्ट्रोलॉजर थे गुप्ता पीरियड के। He was one of the 9 gems, यानी कि नवरत्नों में से एक नवरत्न थे ये। किसके? यशोदा वर्मन नाम के एक राजा थे मालवा के, उनके। वहां पे एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स में इन्होंने क्या क्या काम करा? तो कहा जाता है इन्होंने पंच सिद्धांतिका दिया, इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो ट्रिग्नोमेट्री को और डिफाइन करा, ठीक है। यानी कि इन्होंने जो आर्यभट्ट ने बातें बताई थी उनके अंदर इन्होंने कुछ एक चेंज करके और चीजें दी। एक इनके बारे में बताना है आपको, ये बात इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने प्रिडिक्शन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, यानी कि इन्होंने बताया कि किस तरह से आप अंडरग्राउंड वाटर को निकाल सकते हो, जो कि ट्रेडिशनल इंडियन मेथड यूज करा जाता था। इन्होंने एस्ट्रोलॉजी के अंदर बताया, जिनके बारे में एक इनका इंपॉर्टेंट जो वर्क है वो है बृहत संहिता। ये आपको लिखना है कि बृहत संहिता में इन्होंने एस्ट्रोनॉमी को, एस्ट्रोलॉजी को, वेदर फोरकास्टिंग को, एग्रीकल्चर को, आर्किटेक्चर को इन्होंने कवर करा। इसके अलावा बृहत जताका है जो एक क्लासिकल वर्क है हिंदू एस्ट्रोलॉजी का, जो आज भी कहते हैं एस्ट्रोलॉजर है वो इनको फॉलो करते हैं। तो ये बातें इनकी इंपॉर्टेंट बातें मैंने बता दी। इसके अलावा आप लिखना चाहो तो आर्यभट्ट के जो एस्ट्रोनॉमिकल मॉडल है इनको इन्होंने थोड़ा इंप्रूव करके बताया, तो इनका इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन माना जाता है इंडियन और पर्शियन एस्ट्रोनॉमी के अंदर। आगे बात करते हैं डिफाइन न्यूमिस्टिमिस्टिक किसे कहते हैं। तो भाई स्टडी करना क्वाइंस की करेंसी को, इसे ही न्यूमिस्टिमेटिक कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा देख लेना यार, मेरा प्रोनाउंसिएशन तो वैसे ही थोड़ा खराब रहता है। न्यूमिस्टिमेटिक इज द स्टडी ऑफ क्वाइंस, करेंसी, मेडल्स इंक्लूडिंग द
हिस्ट्री, डिजाइंस, प्रोडक्शन और यूसेस, इन सब की जो स्टडी करना ही बेसिकली क्या कहलाता है, न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। इनकी ब्रांचेस की बात करें तो इनमें एक तो क्वाइंस की स्टडी करना आता है, एक पेपर मनी की स्टडी करना आता है और एक मेडल्स और टोकन की स्टडी करना आता है। इसकी 3 ब्रांचेस भी आप लिख सकते हो, थोड़ा सा एलिब्रेट करके बता सकते हो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट बात, रुद्रादमन कौन थे? तो रुद्रादमन शाका किंग थे, एक शाका रूलर के, मतलब शाका डायनेस्टी के एक इंपॉर्टेंट किंग थे। रुद्रादमन फर्स्ट वाज अ पावरफुल रूलर, जिन्होंने कहते हैं वेस्टर्न जो क्षत्रप्रशास थे शाका डायनेस्टीज के, वहां के एक इंपॉर्टेंट रूलर माने जाते हैं। ही रूल्ड ओवर अ वास्ट रीजन के अंदर ये रूल करते हैं। आज का अगर एरिया बात करें कि रुद्रादमन ने कहां कहां रूल करा, तो ये बातें आपको जरूर लिखनी है, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के एरिया में। अगर इनकी की अचीवमेंट अपने को जानकारी मिलती है तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से अपने को जानकारी मिलती है, जो अपने ऊपर पढ़ के आए हैं। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन इनके बारे में जानकारी अपने को देता है। मिलिट्री कंकस्ट की बात करें तो इन्होंने डिफीट करते हैं ये सतावाहना मल्टीपल टाइम्स में, यानी कि सतावाहनास रूलर जो अपने आप में काफी ताकतवर और पावरफुल रूलर थे, उनको भी ये डिफीट करते हैं। कौन, किसकी बात कर रहे हैं अपने? रुद्रादमन की। रुद्रादमन खुद है कौन? तो शाका डायनेस्टी के एक इंपॉर्टेंट रूलर है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगर बात करें, ये जो की पॉइंट है इसको आपको याद रखना है, इन्होंने रिस्टोरेशन का काम करा सुदर्शन लेक का, यानी कि सुदर्शन लेक को इन्होंने क्या करवाया? रिपेयर करवाया था, जो कि गिरनार गुजरात के पास पड़ती है। ये बात आपको याद रखनी, जिसको ओरिजिनली जो बिल्ड करा था वो मोरन डायनेस्टी के रूलर ने बिल्ड करा था। तो ये बातें आपको याद रखनी है। ये पैट्रोनस थे संस्कृत कल्चर को, यानी कि संस्कृत कल्चर इनके टाइम में काफी इन्फ्लुएंस होती है, काफी बढ़ती है। बात करें इसके अलावा तो ये लर्निंग और कल्चरल एडवांसमेंट के प्रति फेवर थे। तो ये मेन जो कीवर्ड्स है इनको आपको याद रखना कि जो हमारी रुद्रादमन है इनके बारे में अपने को जानकारी है वो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से मिलती है। ये जो वेस्टर्न क्षत्रपतास है, साका डायनेस्टी है, इनके रूलर होते हैं, इंपॉर्टेंट रूलर होते हैं। इन्होंने रूल कहां कहां करा, ये बातें आपको याद रखनी है। ये कुछ एक चीजें जो इंपॉर्टेंट है। इनकी मिलिट्री कंकस्ट है वो कहां पे, तो इन्होंने सतवाहनास को कई बार डिफीट करा, ये बातें आपको लिखनी है। सुदर्शन लेक का इन्होंने रिपेयर करवाया, ये बात आपको ध्यान देनी है। तो ये जो कीवर्ड जो मैं बार बार बोल रहा हूं इनको आपको ध्यान देके अंडरलाइन करके लिखना ही लिखना है, इन्हीं पे ध्यान दिया जाएगा। बाकी तो चाहे बीच में तो कुछ इनसे मिलती जुलती बातें भी कर दूंगा ना कहानी, तो भी वो चलेगी, लेकिन इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स है वो आपको पता है तो उनको अंडरलाइन करते हुए चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बिंदुसारा। भाई बिंदुसारा एक पावरफुल रूलर नहीं होते मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि इनके पावरफुल रूलर जो मौर्यन एम्पायर के होते हैं वो कौन होते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में इस बिंदुसारा के जो बेटे होते हैं अशोका होते हैं वो होते हैं। लेकिन बिंदुसारा ने कहीं ना कहीं जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो एम्पायर बनाया था उसी को कंटिन्यूटी करते हैं, उसी को स्टेबल करने का ये प्रयास करते हैं। और ये कई सारे जो पास के एरियाज है उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन को भी स्टेब्लिश करते हैं। ये इतने पावरफुल तो होते नहीं है, तो इनके बारे में थोड़ा सा आप आंखों से निकाल लेना कि इनके टाइम पीरियड में जो वास्ट एम्पायर था, जो कहीं ना कहीं बंगाल ईस्ट लेवल में और वेस्ट के अंदर अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, इनको इन्होंने स्टेबल करा था, कंट्रोल करके रखा था। ये बात इनकी इंपॉर्टेंट है। और पॉलिसी इन्होंने अच्छी बनाई थी ताकि जो चंद्रगुप्त और कौटिल्य की जो पॉलिसी थी उन्हीं को इन्होंने आगे कंटिन्यू करा था। ठीक है। और एक इनका टाइटल की बात करें तो इनको अमित ग्रहाता नाम से इनको एक टाइटल मिलता है, ये बात आप याद रखना। किसी भी रूलर के जो क्या टाइटल है, इनके आपके शॉर्ट के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो गुप्ता रूलर के क्या टाइटल्स मिले हैं, क्या कुछ है, इसके लिए तो मैंने सेपरेट वीडियोस बनाई है। बाकी कुछ हद तक मैं इस वीडियोस में आपके कवर करवाता चलूंगा। और बाकी आपके 1 मार्क्स के कोई क्वेश्चन है आपके पास, एमसीक्यूज या कोई भी 1 वीक वगैरह, तो उनसे थोड़ा सा आंखों से निकाल लेना। काफी कुछ तो आपको इस वीडियो से हेल्प हो जाएगी, शॉर्ट की भी। बाकी लॉन्ग तो सारे के सारे इससे आएंगे ही आएंगे। हु वॉज बिंबिसार? बिंबिसार कौन थे? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। बिंबिसार हरिंका डायनेस्टी के फाउंडर भी कहते हैं। आप देखो एक आ गया कि हरिंका डायनेस्टी के फाउंडर कौन है। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है तो आप बता दो कि बिंबिसार है। बिंबिसार हरिंकन डायनेस्टी के एक पावरफुल रूलर होते हैं। और खास तौर से मैं ये कहूंगा कि जो मगधा अंपायर इमर्ज होता है ना, मगधा अंपायर, वो इन्हीं के टाइम पीरियड में इमर्ज होना शुरू होता है एक तरह से, क्योंकि मगधा एम्पायर के सबसे पावरफुल रियल जो फाउंडर है वो यही कहलाते हैं। इन्होंने मगधा को एक्सपेंशन करा, मतलब बढ़ाया, क्योंकि इन्होंने पास के एरिया है जिनमें अंगा नाम का एक एरिया था जो आज के टाइम में बिहार और बंगाल का आता है, उसको इन्होंने कंकर करा। इसके अलावा इन्होंने अपनी वॉर और स्ट्रेटेजिक अलायंस के थ्रू कई सारे एरियाज को अपने अंदर मिलाया। जैसे कि स्ट्रेटेजिक अलायंस के अंदर बात करें तो इन्होंने मैरिज अलायंस बनाए, यानी कि इन्होंने कोसाला नाम की एक प्रिंसेस थी, उनके साथ शादी करके इन्होंने काशी के एरिया पे गेन कंट्रोल करा। और लिछावी प्रिंसेस के साथ इन्होंने शादी करके वैशाली के एरिया में पीस कंट्रोल करा। तो इस तरह से इन्होंने काम करा। ये बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों के पैट्रोनस थे, मतलब दोनों को बढ़ावा देते थे। ये कहा जाता है कि कॉन्टेम्पररी थे, जो गौतम बुद्ध थे उनके टाइम पीरियड के, और महात्मा जो महावीर थे उनके टाइम पीरियड के, ये क्या थे? कॉन्टेम्पररी थे। कहा जाता है कि इन्होंने एक ग्रेट पैट्रोनस थे बुद्धिज्म के, तो इसीलिए इन्होंने एक बड़े बुद्धा के लिए एक मोनास्ट्री बनाई जिसका नाम है वेणुवाना नाम की मोनास्ट्री इन्होंने बनवाई। ये चीज आपको याद रखना है। एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इन्होंने स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम
इनकी डेथ इन्हीं के बेटे के हाथों करवाई जाती है। बताया जाता है कि इन्हीं के बेटे अजातशत्रु करते हैं। हालांकि अजातशत्रु खुद भी एक बहुत पावरफुल रूलर होते हैं। एक मगधा अंपायर जो राइज हुआ, किस तरह से राइज हुआ, उसमें इन दोनों बाप बेटों का बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इतनी बातें आपको याद रखना। बिंबिसारा के बारे में एक इंपॉर्टेंट रूलर थे, हरेंका डायनेस्टी के फाउंडर भी थे। मगधा अंपायर इन्हीं के टाइम पीरियड में राइज होता है और इन्होंने कौन कौन से के साथ मैरिज अलायंस बनाई, ये बात याद रखना है। इनकी डेथ कैसे होती है, ये बात आपको याद रखना है। इतनी बातें आप कर दोगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं, डिस्कस क्रिटिकली द अचीवमेंट ऑफ कनिष्का। कनिष्का के बारे में आप कहते पूरी बातें बताओ। तो कनिष्का एक इंपॉर्टेंट, महान, ग्रेटेस्ट रूलर थे कुशाना एम्पायर के। कनिष्का फर्स्ट वाज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द कुशान डायनेस्टी, नोन फॉर हिज मिलिट्री कंक्वेस्ट के लिए जाने जाते हैं। और इन्होंने भी बुद्धिज्म को क्या दिया, पेट्रोनस दिया। इनका कॉन्ट्रीब्यूशन भी आर्ट और कल्चर के अंदर बड़ा रहता है, तो ये बात आपको याद रखनी है। और एक तरह से कुशाना टाइम पीरियड का अगर गोल्डन टाइम पीरियड कहा जाता है तो वो कनिष्का के टाइम पीरियड को ही कहा जाता है, क्योंकि इनके टाइम पीरियड में कुशानों ने जितनी ग्रोथ करी वो बाद में कभी नहीं करी। ये एक इंपॉर्टेंट रूलर होते हैं। इनके मेजर अचीवमेंट की बात करें, अगर इन्होंने कौन कौन से एरिया को जीता, तो इन्होंने सेंट्रल एशिया से लेकर नॉर्थ इंडिया के एरिया को जीता, जिसके अंदर आज का पंजाब, कश्मीर, अफगानिस्तान और कुछ पार्ट सेंट्रल एशिया यानी कि उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और चाइना का भी आता है, इन्होंने जीता। इसके अलावा इन्होंने पार्थियान्स और साइकेथियान्स नाम के जो रूलर थे उनको हराकर जो सिल्क रोड ट्रेड है उसके ऊपर अपनी डोमिनेंस को जमाया। ये बातें आपको इंपॉर्टेंट लिखनी है कि सिल्क रोड ट्रेड के ऊपर इनकी डोमिनेंस थी। इसके अलावा बात करें तो इनकी कैपिटल थी पुरुषुपारा, जिनको अपने बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेशावर बोलते हैं आज के टाइम पीरियड में। और ये बुद्धिज्म के पैट्रोनस थे, ये बात तो अपनों ने पढ़ ही लिया। और इन्हीं के टाइम पीरियड में 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड करी जाती है। अब ये बात इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको लिखनी है। कश्मीर के अंदर 4th बुद्धिस्ट काउंसिल इन्हीं के टाइम पीरियड में होती है, तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इन्हीं के टाइम पीरियड में आपको पता है बुद्धिज्म बड़ा स्प्रेड होता है चाइना के अंदर, तिब्बत के अंदर, सेंट्रल एशिया के अंदर, मतलब बुद्धिज्म के खूब फेवर थे कनिष्का फर्स्ट। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। आर्ट और आर्किटेक्चर की बात करें तो इनके टाइम पीरियड में गंधारा और मथुरा स्कूल की जो पेंटिंग है वो काफी डेवलप होती है। इनके टाइम पीरियड में गंधारा आर्ट और मथुरा आर्ट है वो फेमस होती है। तो गंधारा आर्ट किसको कहते हैं, जो इंडियन और ग्रीको रोमन स्टाइल का मिक्सर कॉम्बिनेशन होता है उसको अपने कहते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। इनके टाइम पीरियड में इन्होंने बुद्धिज्म के कई सारे स्कल्पचर बनाए। ठीक है, तो ये बातें जरूर आपको ध्यान देना है। अगर बात करें ट्रेड की तो सिल्क रूट फेमस था ही था, तो इन्होंने इंडिया से चाइना, पर्शिया, रोमन अंपायर इन सबके साथ ट्रेड करा। तो ये बात थोड़ी सी आप लिख देना ताकि, और इसके अलावा आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कहीं ना कहीं ये फेवर तो बुद्धिज्म को करते थे, लेकिन इसके अलावा बाकी जो धर्म थे ना वो भी स्प्रेड होते थे। जैसे सेम अशोका की पॉलिसी थी ना कि वो बुद्धिज्म को फेवर करते थे, लेकिन बाकी धर्म थे वो भी वहां पे इन्फ्लुएंस हो रहे थे, वो भी वहां पे चल रहे थे। ठीक है, जैसे हिंदुइज्म हो गया, जोरास्ट्रियन धर्म हो गया, ये भी बाकी वहां पे चल रहे थे। तो ये बातें आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट याद रखनी है। इनकी स्ट्रेंथ की बात करें तो इनके टाइम पीरियड में इन्होंने एक्सपेंड करा अपने कुशान अंपायर को। इनकी स्ट्रेंथ की बात करें तो इन्होंने बुद्धिज्म को स्प्रेड करा, जिसके कारण इन्होंने कई सारे जो एरियाज है उनके साथ अपना अलायंस भी बनाया। इनकी और बात करें तो इनके टाइम पीरियड में ट्रेड बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ। इनके बात करें आर्ट और कल्चर की तो इंडियन, ग्रीक, पर्शियन इन्फ्लुएंस हुआ। अगर वीकनेस की बात करें तो कहीं ना कहीं इन्होंने बुद्धिज्म पे ज्यादा ध्यान दिया, इन्होंने हिंदुइज्म के ट्रेडिशन को कहीं ना कहीं इग्नोर करा, ये इनकी कमी है। और दूसरी कमी की बात करें तो इनके जो बाद के सक्सेसर थे वो इतने पावरफुल नहीं थे जितने कनिष्का खुद पावरफुल थे। तो ये बातें आपको मेन कीवर्ड्स, आप चाहो तो साथ के साथ वीडियो के साथ साथ जो कीवर्ड्स मैं बताता चल रहा हूं इनको मतलब 4-4, 5-5 लाइनों में लिखते चलो ताकि आपका इससे आप क्वेश्चन अच्छे से फॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन है डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलिसीज एडॉप्टेड बाय समुद्रगुप्ता टुवर्ड द कंटेम्पररी पावर्स। समुद्रगुप्ता के बारे में आगे एक इंपॉर्टेंट रूलर होते हैं भाई। जब भी समुद्रगुप्ता की बात करो तो मैं आपको कहूंगा कि सबसे पहले तो अगर पावरफुल रूलर के बारे में बात करी जाए ना और उसके बारे में आपको पता है कि वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते, तो एक बात तो ये लिख ही दिया करो कि वो उस डायनेस्टी के एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रूलर है। तो समुद्रगुप्त तो ये थे, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रूलर थे। समुद्रगुप्त के जो बेटे का नाम था वो क्या था, चंद्रगुप्त सेकंड, और फादर का नाम था वो चंद्रगुप्त फर्स्ट था। तो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे फा हेन नाम के एक चाइनीज ट्रेवलर है वो विजिट करते हैं, तो वो बात भी आप इसमें लिख सकते हो। समुद्रगुप्त के बारे में जब आप लिखो तो कीवर्ड जो मैं बता रहा हूं वो जरूर लिखने, और वो कीवर्ड्स क्या है कि ये एक इंपेरियलिस्टिक सोच वाले किंग थे, यानी कि अपने एरिया को एक्सपेंड करने के लिए जानते थे। ये अपने बाप और बेटे से थोड़ी सी सोच में अलग थे। इनके पापा थे और इनका जो बेटा था वो कहीं ना कहीं मैट्रिमोनियल अलायंस बना रहे थे आसपास के एरिया से ताकि वहां पे हमारा डोमिनेंस हो। ये मेनली वॉर स्ट्रेटजी बनाते थे, ये वॉर के लिए हमेशा रेडी रहते थे। इन्होंने पास के नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे एरियाज को जीता और साउथ इंडिया के बहुत सारे राजाओं को अपनी डोमिनेंस को एक्सेप्ट करवाया। ये ऐसे राजा थे। इसके अलावा डिप्लोमेटिक पॉलिसी बनाने में भी ये बड़े निपुण थे, इसलिए इन्होंने चाइना, असम का एरिया, बंगाल का एरिया, श्रीलंका का जो एरिया था उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन भी ये स्टेब्लिश करते हैं। तो ये बातें आपको इनके बारे में लिखनी है।
और इनकी जानकारी अपने को कहां से मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति से जानकारी मिलती है, जो कि इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन पे लगाया हुआ है। हरि सेना ने इनके बारे में लिखा है। इनकी जीत को 4 डिफरेंट पार्ट्स में लिखा है, तो वो चाहो तो लिख सकते हो कि नदन इंडिया में इन्होंने किस किस को हराया था। तो नदन इंडिया के अंदर इन्होंने, जिनको आर्यावर्त रूलर मेनली कहा जाता है गंगेटिक प्लेन के एरिया में, और इसके अलावा नागाज, मालवाज, योद्याज, इन सबको इन्होंने हराया। ठीक है। धर्मा विजय के बारे में बात करें तो साउथ जो इंडिया के जो रूलर्स है वहां पे कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी डोमिनेंस को एक्सेप्ट करवाया। इसके अलावा बात करते हैं कि इन्होंने 12 जो रूलर थे दक्षिण पथा जिनको बोलते हैं, डेक्कन और साउथ इंडिया, इनको भी इन्होंने हराया, जिनमें पालवाज और चोलास भी इंक्लूड है। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने पॉलिसी ऑफ फ्रेंडशिप भी रखी, जैसे असम, नेपाल और ईस्टर्न बंगाल है, यहां पे इन्होंने फ्रेंडशिप भी पॉलिसी अपनाई, यानी कि डिप्लोमेटिक पावर इनकी बड़ी अच्छी थी। इनको पता था कि रिलेशन किसके साथ कैसे बनाने हैं, कहां पर इनको वॉर करना है, कहां पर इनको जो बोलते हैं फ्रेंडशिप ट्रीटी वाली बनानी है, ये बहुत अच्छे से जानते थे समुद्रगुप्ता। तो ये बातें आपको इनके बारे में लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, असेस द कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर। इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई है, सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट की है वो वीडियो, चाहो तो आप अच्छे से देख सकते हो, लेकिन यहां पे मैं सिर्फ 1 मिनट के अंदर प्रयास करूंगा बताने का कि मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन होता है ना, तो वो डिक्लाइन होने की शुरुआत होती है अशोका के बाद में। उनमें सबसे बड़ी अशोका की पॉलिसी, बुद्धिज्म भी एक जिम्मेदार होती है, क्योंकि बुद्धिज्म के अपनाने से जो ब्राह्मण है वो इनके अगेंस्ट में आ जाते हैं। इसीलिए जो लास्ट रूलर है, जो बृहदर्ता थे, वो वीक सक्सेसर थे, और उनको उन्हीं के एक कमांडर थे पुष्यमित्रा शुंगा, जो बाद में एक डायनेस्टी को ही फाउंड कर लेते हैं, वो इनको हरा के और नया रूल स्टेब्लिश कर लेते हैं। एक तो बात की वीक सक्सेसर, एक कहीं ना कहीं ब्राह्मण इनके अपोज करने लगे थे, क्योंकि इन्होंने बुद्धिज्म को ज्यादा फेवर करा। एक सबसे बड़ी बात यह कि इनका जो रूल था वो सेंट्रल था, और वो सेंट्रल रूल इनका सबसे बड़ी एक मैं बोलता हूं स्पेशलिटी थी। लेकिन बाद के जो रूलर थे वो इतने बड़े एरियाज को प्रॉपर रूल नहीं कर पाए, उनके अंदर लीडरशिप का प्रॉपर गुण ही नहीं था, इसीलिए स्टैंडिंग आर्मी का खर्चा तक वो नहीं उठा पा रहे थे। तो जो इंटरनल राइवलरी थी वो आने लगी थी। ठीक है। इसके कारण ये टूटती है। और कहीं ना कहीं एक पॉलिसी ये भी मान सकते हो कि अशोका ने जैसे ही वॉर को त्याग दिया था, ये एक पॉलिसी इनकी जिम्मेदार है, क्योंकि राजा अगर तलवार को ही त्याग दे तो फिर वो राजा काहे का कहलाता है। ये पुरानी चीजों में कहा जाता है कि राजा जितना वॉरियर होगा, राजा के हथियार में जितनी पावर होगी, मतलब उसकी तलवार में जितनी पावर होगी, उतना ही कहते वो ग्रो करेगा। और यहां पे कहीं ना कहीं बुद्धिज्म की ओर जाने से ये अपने आप में इनकी जो पॉलिसी है वो पैसिफिस्ट बन गई थी, और यही कहीं ना कहीं एक इनके डिग्रेड होने का रीजन भी बनता है। तो ये बातें आप लिख देना, सारी बातें मैंने बता दी है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने इवैल्यूएट द करियर एंड द अचीवमेंट ऑफ गौतमीपुत्रा सतकर्णी। गौतमीपुत्रा सतकर्णी के बारे में अचीवमेंट और इनके करियर के बारे में बात करते हैं। तो गौतमीपुत्रा सतकर्णी थे, वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर थे सतवाहना डायनेस्टी के। आगे हैं सतवाहना डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर कौन है, वो यही है। हिज रेन मार्क द रिसर्जेंस ऑफ सतवाहना पावर, यानी कि सतवाहना पावर को दोबारा इन्होंने रिस्टोर करा था, क्योंकि इन्होंने इंडो साकेथियान और इंडो पार्थियान इन्वेजन को रोका था। इनकी अचीवमेंट की बात करें तो इन्होंने नासिक प्रशस्ति के अंदर इनके बारे में लिखा हुआ है, जो कि इनकी मां ने ही लिखवाया था, जिनके अंदर बताया हुआ है कि इन्होंने क्या क्या कुछ झंडे गाड़े है ना, मतलब क्या क्या अचीवमेंट है वो इनके बारे में लिखी हुई है। मिलिट्री कंक्वेस्ट की बात करें तो गौतमी सतकर्णी इज नोन फॉर मिलिट्री सक्सेस अगेंस्ट वेरियस कंटेम्पररी पावर, यानी कि जितनी भी उनके आसपास की साथ वाली पावर थी उनको ये हराते हैं। ये डिफीट करते हैं वेस्टर्न जो क्षत्रपतास थे उनको ये हराते हैं। क्षत्रपतास रूलर में नाम लिखा है, नहापाना को ये हराते हैं। और ये जो सतवाहनास पहले टेरिटरी खो चुके होते हैं वेस्टर्न इंडिया की, महाराष्ट्र, गुजरात, मालवा, इनको ये रिक्लेम कर लेते हैं। तो रिक्लेम करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट पावर है, सिंपल सी बात है यार। ठीक है। आगे बात करते हैं सतवाहना टेरिटरीज के बारे में। तो इन्होंने सतवाहना रूलर ने डेक्कन, सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, यहां में काफी बड़े एरिया तक अपने एरिया को एक्सपेंड करा, ये बात आपको याद रखनी है। और इनका अंपायर था वो कृष्णा गोदावरी डेल्टा तक फैला हुआ था, ये इसका कीवर्ड है, लिख देना कि मालवा से लेके गुजरात तक फैला हुआ था, ये बात आपको लिखनी है। कंट्रोल ओवर ट्रेड रूट्स की बात करें तो इन्होंने क्षत्रपतास को हराने के बाद जो की ट्रेड रूट्स थे वो इनके कंट्रोल में आ गए थे, खासतौर से जो वेस्टर्न कोस्ट के एरियाज की बात करें वहां पे। और जो रोमन अंपायर के साथ ट्रेड था वो भी कहीं ना कहीं ये कर रहे थे, ये बात आपको याद रखना है। और गौतमीपुत्र सतकर्णी की अगर एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस की बात करें तो इनकी आउटस्टैंडिंग स्टेबिलिटी थी, इनकी रूल करने की इनकी एबिलिटी बहुत अच्छी थी। इन्होंने ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर के साथ भी क्या करा, रिलीजियस टॉलरेंस करा, यानी कि मेनली तो ये कहीं ना कहीं ब्राह्मणिकल को फेवर करते थे, लेकिन बाकी धर्म के साथ भी ये टॉलरेंस करते हैं। ये ब्राह्मणिकल के ज्यादा फेवर थे, इसलिए इन्होंने वैदिक रिचुअल्स को रीस्टोर करने का काम करा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको लिखनी ही लिखनी है। हालांकि कई जगह पे देखने को मिलती है कि बुद्धिज्म के साथ इन्होंने टॉलरेंट इतनी ज्यादा नहीं करी थी, इन्होंने ब्राह्मणिकल को सपोर्ट करा।
तो ये क्या होता है कि हिस्ट्री के बारे में कोई भी चीजें ना आपको एग्जैक्ट देखने को नहीं मिलती। लेकिन ये बात जरूर लिखना कि जो ये गौतमी सतकर्णी जी हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं जो ब्राह्मणी कला इनको बहुत सपोर्ट करा था, और इनके टाइम पीरियड में प्राकृत लिटरेचर है वो काफी फ्लोरिश करती है डेक्कन के एरिया में, ये बात आपको याद रखनी है। और टाइटल की बात करें तो इनको एका ब्राह्मणा कहा जाता है, यानी कि सोल प्रोटेक्टर ऑफ ब्राह्मणिज्म, यानी कि ब्राह्मण के प्रॉपर ये फेवर थे, तो इसलिए इनके लिए ये वर्ड भी दिया जाता है। और नासिक प्रशस्ति में इनके बारे में प्रेज करते हुए कहा जाता है कि इन्होंने साकास को, यावनाथ जो ग्रीक्स होते हैं इनको, और पहलवास जिनको पर्थियांस बोलते हैं, इन सबको इन्होंने हराया था। तो ये बात आपको इंपॉर्टेंट इनके बारे में याद रखनी है। कंक्लूजन सभी क्वेश्चंस का देना ही देना है, इससे आपका एक तो क्वेश्चन की लेंथ बढ़ जाएगी, और एक क्या होता है क्वेश्चन आपका अच्छा लगता है कि जो आपने ऊपर पॉइंट एक्सप्लेन करे ना, उन्हीं को कंक्लूड करके कुछ एक बातें आपको नीचे लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भोज परमार की अचीवमेंट के बारे में बात करते हैं कि भोज परमार ने क्या क्या कुछ अचीव किया। तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर थे परमार डायनेस्टी, जो कि मालवा के अंदर, जिनके बारे में अपने ऊपर कुछ हद तक पढ़ चुके हैं। इनकी कैपिटल थी मध्य प्रदेश, धार के अंदर इन्होंने रूल करा था। और इनके टाइम पीरियड में इन्होंने कौन कौन से एरियाज के अंदर रूल करा, तो मालवा, पार्ट्स ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान का एरिया इन्होंने रूल करा। इन्होंने चालुक्य जो एक कल्याणी एरिया था वेस्टर्न डेक्कन का, उनको ये डिफीट करते हैं। चालुक्यास जो गुजरात के थे उनको ये डिफीट करते हैं। कालाचूरी त्रिपुरी थे, उनको इनके ऊपर ये डोमिनेंस अपनी दिखाते हैं। और जो गजनवी अंपायर के इन्वेडर होते हैं उनको भी ये डिफीट करते हैं, गजनवी इन्वेडर को, है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करें इनकी, तो इनके सामने कुछ एक प्रॉब्लम्स कौन सी आती है वो भी यहां पे लिखा हुआ है कि थ्रो ही फेस सेटबैक्स हिज मिलिट्री एफर्ट हेल्प इन रेजिस्टिंग फॉरेन एग्रेशन। हालांकि बहुत सारे कहते हैं फॉरेन एग्रेशन आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जो मिलिट्री जो स्ट्रेंथ है, जो इनकी काम करने की जो तरीका है, उसके कारण ये उस पर्टिकुलर एरिया को रिस्टोर करने में, पर्टिकुलर एरिया को स्टेबलाइज करने में सक्सेस होते हैं। बाकी बातें तो वैसे इनके ऊपर पढ़ चुके हैं अपने यार, कोई खास बात दे रखी है क्या इसमें, कोई नई जो मैंने एक्सप्लेन नहीं करी है। हाँ, तो कल्चरल अचीवमेंट के बारे में आप इनके जरूर लिख सकते हो कि जो भोज थे वो स्कॉलर किंग थे, खुद भी एक अच्छे खासे पढ़े लिखे हुए थे, फिलोसफी में जानते थे, पोइट्री को जानते थे, आर्किटेक्चर के बारे में नॉलेज थी। ही इज क्रेडिटेड विद द राइटिंग और स्पॉन्सरिंग ओवर 80 वर्क्स इन संस्कृत, यानी कि इन्होंने 80 ऐसे संस्कृत के काम थे जो या तो खुद ने लिखवाने का काम करा या उनको स्पॉन्सर करने का काम करा। ये बातें आपको याद रखनी है। इनके इंपॉर्टेंट जो लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन है उनको आप ध्यान रख सकते हो, वो कौन कौन सी है। सरस्वती क्या नाम है भाई, कंथा बाराना करके है लिखा हुआ। समारंगा सूत्राधारा, जो कि एक इंपॉर्टेंट इनका ट्रीटीज आर्किटेक्चर है, जो आर्किटेक्चर के बारे में बताता है, जो अपने ऊपर भी डिस्कशन कर चुके थे। इसके अलावा राजा मार्तांडा है, तत्वा प्रकाशा है। ये सारी बातें आपको थोड़ी बहुत अगर आपको याद रहे तो लिख देना, ये इनके इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो इन्होंने कई सारे टेंपल्स बनाए, ये ऊपर के क्वेश्चन में भी अपने डिस्कस कर चुके हैं। भोजेश्वर टेंपल बनाया भोजपुर के अंदर, जो कि कहीं ना कहीं भगवान शिव जी को डिवोट था, ठीक है। तो इनकी बात करें तो ये शिव जी के बड़े फॉलोवर थे, लेकिन बाकी जो हिंदू के सेक्ट है बुद्धिज्म, इनको भी कहा जाता है कि इन्होंने सपोर्ट करा था, ठीक है। तो हिंदू फिलोसफिकल ये मेनली मानते थे, ये बात आप लिख सकते हो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द मिलिट्री अचीवमेंट ऑफ हर्षवर्धना। हर्षवर्धना की मिलिट्री अचीवमेंट के बारे में बात करते हैं तो हर्षवर्धना एक इंपॉर्टेंट रूलर होते हैं, पुष्यभूति डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, पावरफुल रूलर होते हैं, और गुप्ता अंपायर के फॉल होने के बाद नॉर्थ इंडिया में ये इमर्ज होते हैं। नॉर्थ इंडिया के अंदर ये अपना अलायंस बनाते हैं असम के राजा के साथ। अगर नाम आपको ना याद रहे तो आप सीधा लिख सकते हो, और नाम इनका याद कर सको तो भास्करा वर्मन थे, जिनके साथ ये अलायंस बनाते हैं असम के साथ, और ये डिफीट करते हैं बंगाल के उस टाइम के राजा होते हैं जिनका नाम गोड़ा किंग शशांका करके बोलते हैं, और यही वो होते हैं जो हर्षा के भाई राज्यवर्धन को मारते हैं, तो उनको ये डिफीट कर देते हैं। इसके अलावा हर्षवर्धन है वो मगधा, वाराणसी, पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया, इनको जीतते हैं, अपने अंदर मिलाते हैं, और कन्नौज को अपनी कैपिटल बनाते हैं। 7th सेंचुरी के अंदर हर्षा एक नॉर्थ इंडिया के टाइम के सबसे पावरफुल और अनडिस्प्यूटेड रूलर के तौर पे जाने जाते हैं। आगे बात करें तो हर्षा ने अपने एरियाज को मालवा, गुजरात और पार्ट्स ऑफ राजस्थान तक लेके जाते हैं, और नॉर्थ इंडिया की बात करें तो वो तो लगभग सारा ही इनके अंडर होता है। बस इनकी हार कहां होती है, इस पॉइंट को याद रखना है आपको। इनको हरा देते हैं पुलाकेशन सेकंड, जो कि नर्मदा रिवर के बैंक के किनारे पे जब इनकी लड़ाई होती है तो वहां पे पुलाकेशन सेकंड इनको हरा देते हैं। तो वहां से एक बाउंड्री बन जाती है कि नर्मदा रिवर के नीचे जो रूल करेगा वो चालुक्यन किंगडम रूल करेगा, यानी कि पुलाकेशन सेकंड वहां पे रूल करेंगे। ऊपर का जो रूल है वो कौन करेंगे, हर्षा करेंगे। हालांकि ये साउथ के अंदर कहीं ना कहीं
नहीं इमर्ज हो पाते, लेकिन फिर भी पंजाब, सिंध, कश्मीर ये सारे इनके अंडर कंट्रोल रहते हैं। और इन्होंने अपनी आर्मी को इतना स्ट्रॉन्ग रखा, चाहे वो कावलरी हो, चाहे वो इन्फेंट्री हो, चाहे वो एलिफेंट हो फोर्स, इतनी बढ़िया बना के रखा कि इन्होंने 40 साल से ज्यादा वहां पे नॉर्थ इंडिया में कंबाइंड इन्होंने रूल करा। तो ये बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य की अचीवमेंट के बारे में तो कौन नहीं जानता यार। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? पहले फाउंडर थे मौर्यन डायनेस्टी के। और मौर्यन डायनेस्टी वो डायनेस्टी कहलाती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो कहीं ना कहीं पूरे इंडिया को यूनिफाइड करने का काम करती है। और वो डायनेस्टी जो पूरी सेंट्रलाइज कंट्रोल करती है कहीं ना कहीं अफगानिस्तान से लेके और ईस्ट के अंदर बंगाल तक और ऊपर के डेक्कन के एरिया तक ये सारे रूल करते हैं। तो ये वो रूलर है जिन्होंने धनानंद, जो नंद डायनेस्टी के लास्ट रूलर है, उनको डिफीट करके यहां पे रूल को स्टेब्लिश करते हैं। और इनके टाइम पीरियड में इन्होंने ट्रेड भी करा, और ट्रेड कौन सा, लैंड ट्रेड रूट भी इन्होंने करा, और कुछ एरियाज में जितना भी पॉसिबल हो सका था जो सी रूट है वो भी इन्होंने करा था। और इनके टाइम पीरियड में, लास्ट के टाइम पीरियड में आपको पता है इन्होंने बुद्धिज्म जो ट्रेडिशन है, जैन ट्रेडिशन है, इनकी तरफ इनका ज्यादा ध्यान हो गया था। और इनके बारे में अगर आपको जानकारी अगर कुछ देखने को मिलती है तो कुछ इनको कहते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो शूद्रास है, ब्राह्मणिकल कुछ टेक्स्ट में कहा जाता है, ऐसा लिखा जाता है शूद्रास है, लेकिन बाकी इनको कहा जाता है ये क्षत्रिय वरियर ही होते हैं। तो आपको मेनली क्षत्रिय वरियर के बारे में कह के इनको लिखनी है। इनकी अचीवमेंट तो सबसे बड़ी तो होती है नंद डायनेस्टी को हराना। इसके अलावा दूसरी अचीवमेंट अगर आप बात करो तो नॉर्थ वेस्टर्न जो इंडिया है वो सारा का सारा यही जीतते हैं। वहां पे सेल्यूकस निकेटर को ये डिफीट करते हैं और उन्हीं की बेटी जिनका नाम हेलिना होता है उनसे ये शादी करते हैं। और बाद में वहीं का एम्बेसडर यहां पे आता है जिनका नाम क्या होता है, मैक्सनी, जो कि इंडिका बुक लिखते हैं। तो ये बातें आपको सारी इनके बारे में जानकारी देती है। और इनका जो रूल था वो कहीं ना कहीं नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया में डेक्कन तक का एरिया ये कवर करते थे। और आप अगर वेस्ट की बात करो तो अफगानिस्तान से नॉर्थ ईस्ट की बात करो तो बंगाल तक इनका एरिया कवर किया हुआ था। और एडमिनिस्ट्रेटिव तो इनका आउटस्टैंडिंग था, क्योंकि इनके गुरु का नाम, जो पॉलिटिकल मेंटोर है, गुरु है, वो कौन थे, चाणक्य थे, जिन्होंने इनको बताया हुआ था कि किस तरह से आर्मी बनानी है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज सिस्टम से रूल जरूर कर रहे थे, लेकिन डिफरेंट जो प्रोविंसेस थे वहां पे इनके ऑफिशियल्स अपॉइंट किए हुए थे जो रूल करते थे। जहां पे लोकल लेवल की बॉडी थी, जो एक लोकल पंचायत थी वो भी बनती थी, और वो वहां के जो दिल्ली के अफेयर है उनको संभालने का काम करती थी। और इनकी पावर का तो कहना ही क्या, इन्होंने किस किस को हराया वो बातें मैंने आपको बताई दी है। लास्ट में कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म की ओर झुकाव हो गए थे, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, डिस्क्राइब द कल्चरल कंडीशन ऑफ अ संगम एज डिपिक्टेड इन संगम। तो भाई संगम लिटरेचर ये साउथ इंडिया में बेसिकली तमिलनाडु में ये आती है। और ये कब आती है, 300 BC से लेके 300 CE के बीच में आती है। ये उस टाइम की वो लिटरेचर होती है जो कहीं ना कहीं साउथ इंडिया की उस टाइम की पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल एस्पेक्ट को हमें बताती है। ठीक है, इस टाइम पीरियड में आप बता सकते हो कि ब्रॉडली इसको 5 ज्योग्राफिकल रीजन में बांटा गया है। यानी कि उस टाइम में सोसाइटी, तमिल जो संगम है उन्होंने 5 सोसाइटी में बांट के बताया गया। तो वो नाम आप माउंटेन, फॉरेस्ट, प्लेन्स, कोस्टल रीजन और डेजर्ट, ये आप बता सकते हो, जिनके अकॉर्डिंग उनका कहीं ना कहीं ऑक्यूपेशन और लाइफ था। कहा जाता है कि यहां पे ब्राह्मण एग्जिस्ट करते थे, लेकिन कास्ट डिवीजन इतना ज्यादा नहीं था। ये हमें संगम लिटरेचर देखने को मिलता है। कास्ट डिवीजन साउथ इंडिया के अंदर बहुत कम था, क्योंकि कहीं ना कहीं साउथ इंडिया ही वो था जो एक तरह से ब्राह्मणिकल का अपोज भी जिन्होंने करना शुरू करा था, तो वो भी यह थे। यहां पे कहा जाता है कि वोमेन का रोल एक रिस्पेक्टेड पोजीशन थी, जो हमें जानकारी मिलती है, क्योंकि यहां पे अवेयर पोइट्स थे जो कहीं ना कहीं लिटरेचर के अंदर कंट्रीब्यूशन करती थी। वो सारी की सारी कौन थी, वोमेन थी, जिनको पोइटीज कहते हैं अपने बेसिकली। लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं कुछ एरियाज में आपको सती के बारे में भी जानकारी यहां पे मिलती है, यानी कि सती सिस्टम भी यहां पे प्रिवेल करता था। एक इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बात बताता हूं कि यहां पे वर्शिप किन की करी जाती थी, ये आपको याद रखना है, मुरुगन। मुरुगन आपने साउथ इंडिया मूवी में नाम भी सुना होगा, इनके गॉड ऑफ वॉर कहलाते हैं। इसके अलावा विष्णु की पूजा मयोन के तौर पे की जाती थी, सियोन कार्तिकेय की पूजा होती थी, और कोट्रावई दुर्गा माता की भी ये पूजा करती थी। और इसके अलावा यहां पे जैनिज्म और बुद्धिज्म भी दोनों रिलीजियस यहां पे एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। और इनका अगर फेमस आपको लिटरेचर लिखना हो तो वो लिखना है थिरुकुरल। इनका फेमस लिटरेचर है जो कहीं ना कहीं इनके बारे में जानकारी देता है। एक इनके बारे में पट्टापट्टू नाम का एक इंपॉर्टेंट लिटरेचर है, वो भी आप लिख सकते हो, जो कहीं ना कहीं संगम लिटरेचर के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं। हाँ, कि इनके म्यूजिक और डांस की बात करते हैं तो वो इनकी सोसाइटी का इंटीग्रल पार्ट था, जो हमें जानकारी देते हैं। भरतनाट्यम, यहाँ पे कहा जाता है कि संगम पीरियड के टाइम में ही भरतनाट्यम के ओरिजिन के ट्रेसेस पाए जाते हैं। इसके अलावा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो यहाँ पे
हाफ ड्रम और कुडम, जिसको पोट ड्रम बोलते हैं, वो वाइडली यूज करे जाते थे। तो ये बातें आपको लिखनी है। क्लोथिंग और ऑर्नामेंट की बात करें तो कहते हैं यहाँ पे बहुत मेन और वोमेन सिंपल बट एलिगेंट क्लोथ पहनते थे, जो कि कहीं कॉटन और सिल्क के बने होते थे। पीपल यहाँ पे अपने आप में क्या कहते थे, अपने आप में कौन कौन से ये धारण करते थे, गोल्ड, पर्ल्स, फ्लावर गार्लैंड, ये सब कुछ धारण करते थे। ये बातें आपको याद रखनी है। इसके अलावा कहीं ना कहीं इंटरटेनमेंट के लिए फेस्टिवल, यहाँ पे बुल टेमिंग फेस्टिवल चलता था, रेसलिंग होती थी, हंटिंग होती थी, ये बात आपको याद रखनी है। और यहाँ पे जो फेस्टिवल लगते थे मुरुगन और कोटावरई, यानी कि मुरुगन इनके देवता जो बोल दी गए गॉड ऑफ वॉर, और कोटावरई यानी कि दुर्गा माता के फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट करे जाते थे। तो इन सब के बारे में अपने को जानकारी मिलती है संगम लिटरेचर के बारे में। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द टाउन प्लानिंग इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। भाई इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, यानी कि इसको सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। कौन नहीं जानता, खास तौर से जिसने क्लास 12th में हिस्ट्री ली होगी उसको तो बड़े अच्छे से पता होगा कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो उस टाइम का वेल अर्बन प्लेन सिविलाइजेशन था, जो अर्बन सिविलाइजेशन कही जाती है। उस टाइम पीरियड में खासतौर से मोहनजोदारो और हड़प्पा, दो ऐसी साइट मिलती है जहां पे टाउन्स कैसे बनाए गए थे, वेल ग्रिड पैटर्न में टाउन बनाए गए थे, जहां पे उनके घर के जो दरवाजे थे वो मेन सड़क पे ना खुल के गली में खुलते थे, और हर एक जो घर था वो ड्रेनेज सिस्टम से अटैच था। और यहाँ पे एक फिक्स स्टैंडर्ड साइज था किसका, ईंट का, ब्रिक का, और वो साइज क्या था 4:2:1 के इनकी साइज में बनाया गया था। और यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम इतना आउटस्टैंडिंग था कि टाइम टू टाइम उनकी सफाई भी करी जाती थी। ये बात आपको लिखनी है। यहाँ पे अगर डिवीजन की बात करें तो अपर टाउन यहाँ पे बनाया गया, मोहनजोदारो के अंदर बेसिकली पाया गया है कि एक अपर टाउन होता था जो कि रेस प्लेटफॉर्म के अंदर बनाया गया। यहाँ पे बिल्डिंग कम देखने को मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए बनाया गया था। और लोअर टाउन है वो रेजिडेंशियली पर्पज के लिए, जहां पे आम आदमी यानी कि कॉमन पीपल रहते हैं उनके लिए बनाया गया था। और सैनिटेशन की बात मैंने आपको बता ही दिया, बाकी आपको पता ही है, ठीक है, कि हाउसेज यहाँ के हाउसेज किस तरह से बने होते थे कि यहाँ पे मल्टीपल रूम होते थे, बीच में कोर्ट यार्ड बना होता था, और इनके खुद के लगभग एक कमरे में प्राइवेट वेल्स भी बने होते थे बाहर के कमरे में, ताकि आने जाने वाला वहां से पानी पी सके। और इनकी ग्रेनरी भी बनाई गई है, ये आपको देखने को मिलता है। ग्रेट बाथ आपको मोहनजोदारो के अंदर देखने को मिलती है, जिसको कहा जाता है कि सेरेमोनियल या स्पेशल ओकेजन पे यहाँ पे कुछ ना कुछ परफॉर्म करा जाता होगा, तो वो अपने को देखने को मिलती है। यहाँ पे वेल प्लान मार्केट प्लेसेस बनाए गए थे। तो ये सारी चीजें हैं की। लेकिन यहां पे एक बात आप लिख सकते हो कि कहीं ना कहीं इनके ट्रेड एविडेंस भी मिलते हैं कि उस टाइम के ये मेसोपोटामिया के साथ, जो सेंट्रल एशियन के साथ ये ट्रेड करते थे। लेकिन यहां पे आपको इनके ट्रेसेस नहीं मिलते कि यहां पे राजा का रूल होता था, इनके ट्रेसेस यहां पे नहीं मिलते हैं। तो ये बातें आप सारी की सारी लिख सकते हो। वेल प्लान्ड सिविलाइजेशन थी। मेरे ख्याल में इस क्वेश्चन को तो कोई भी रोंग नहीं करेगा, सभी को आता होगा, तो मैंने मोटी मोटी बातें इसमें से बताई है। नेक्स्ट बात करते हैं, इवैल्यूएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ सुंगा इन इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में सुंगा डायनेस्टी के बारे में आपको इंपॉर्टेंट बताना है। तो सुंगा डायनेस्टी के फाउंडर होते हैं वो पुष्यमित्रा सुंगा होते हैं, और वही पुष्यमित्रा सुंगा होते हैं जो मौर्यन एम्पायर के लास्ट रूलर बृहदरथा को डिफीट करके बनते हैं, और ये उनके कमांडर इन चीफ होते हैं। और ये क्यों आते हैं, कहीं ना कहीं इनके आने से क्या होता है, रिवाइवल होता है ब्राह्मणिकल का। क्योंकि आपको पता है अशोका एडॉप्ट कर लेते हैं बुद्धिज्म को, तो बाद के जितने भी रूलर वो बुद्धिज्म को एडॉप्ट करते हैं। तो ये पुष्यमित्रा सुंगा कहीं ना कहीं ब्राह्मणिकल स्पोर्ट से ही आते हैं, और ये आने के बाद रिवाइवल करते हैं ब्राह्मण को। और इन्होंने वैदिक जो ट्रेडिशन है उनको वापस चलाया, जो अश्वमेध यज्ञ वगैरह परफॉर्म करे जाते थे उनको वापस इन्होंने करा। और साथ ही साथ में इनके टाइम पीरियड में जितने भी फॉरेन इन्वेजन हुए इन्होंने उनको रोका, खासतौर से जो इंडो ग्रीक एरिया से आ रहे थे। इनके बारे में कहा जाता है कई जगह पे ऐसा सोर्स आपको मिलता है कि इन्होंने बुद्धिज्म को मतलब बढ़ने से रोका, बुद्धिज्म के ये अगेंस्ट में थे, ऐसा अपने को जानकारी मिलती है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हिस्ट्री के अंदर कोई भी चीज आपको एग्जैक्ट पढ़ने में एक डाउटफुल रहेगा कि क्या चीज कैसे मिल रही है ना, अपने डाउट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर मैंने यही लिखा है कि कहीं ना कहीं इनके टाइम पीरियड में बुद्धिज्म है और बाकी रिलीजन है वो भी स्प्रेड हुआ, लेकिन इतना नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने मेन किसको फेवर करा था, उन्होंने ब्राह्मणिकल को करा था। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि ये बुद्धिज्म के अगेंस्ट में ही बने थे। और इन्होंने किसके जो एक्सपेंड कर रहे थे एरिया, किन्होंने अटैक करा, जिनको इन्होंने रोका। तो यहां पे दो रूलर के नाम लिखा, नॉर्थ वेस्टर्न जो रूलर थे, एक का नाम है डेमेट्रियस फर्स्ट और एक का नाम है मिनेंदर फर्स्ट। इन्होंने रूल करा, इनको इन्होंने रोका। इसके अलावा सुंगा रूलर थे, इन्होंने अपना एरिया एक्सपेंड कहां करा, गंगेटिक प्लेन और सेंट्रल इंडिया के अंदर प्लेन करा, एक्सपेंड करा। पेट्रोनस और आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में क्या बताओगे, तो कहो आप ये बातें लिख सकते हो कि कहीं ना कहीं सांची के स्तूप और भारत जो स्तूप है इनको कहीं ना कहीं डेकोरेट करने का इन्होंने काम किया। ये डेकोरेट करने का काम यहां पे बोला जा रहा है, यहां पे ये नहीं बोला जा रहा कि इन्होंने बनाया। ये बातें आपको याद रखनी है। इनके टाइम पीरियड में संस्कृत लिटरेचर बड़ा इंफ्लुएंस हुआ, क्योंकि मैंने बोल दिया कि एक तरह से ब्राह्मणिकल जो टेक्स्ट है, ब्राह्मणिकल जो आइडियाज है उनके प्रति बहुत ज्यादा फेवर कर रहे थे ये। तो इसीलिए इनके टाइम पीरियड में ये महाभाष्य, मनुस्मृति जो लिखी गई है, या इन सबको
सबको इन्होंने क्या करा, फेवर करा। इन सबको इनके टाइम पीरियड में क्या हुआ, फेवर करा। ये हिंदुइज्म के स्ट्रॉन्ग फेवर कहे जाते हैं, लेकिन कहा जाता है कि इन्होंने बुद्धिज्म को कंप्लीटली सप्रेस नहीं करा था, लेकिन कई जगह आपको देखने को मिल सकता है कि सप्रेस करा था। इनके कहीं ना कहीं डेथ होने के बाद में ये डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है और उनके बाद में कनवा डायनेस्टी आ जाती है। तो ये बात आपको याद रखनी, इंपॉर्टेंट बातें मैंने हर एक क्वेश्चन की बताने का प्रयास कर रहा हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन, अब कुछ एक चीजों के ऊपर अपने को नोट पढ़ने हैं। स्कंद गुप्ता एक तरह से लास्ट गुप्ता अंपायर के एक इंपॉर्टेंट रूलर होते हैं। ही वॉज द सन ऑफ कुमार गुप्ता के ये बेटे होते हैं। वॉज इज नोन फॉर हिज मिलिट्री पावर के लिए जाने जाते हैं, अपनी स्किल के लिए जाने जाते हैं, अपने एफर्ट्स के लिए जाने जाते हैं। और स्कंद गुप्ता वही लास्ट रूलर होते हैं जो कहीं ना कहीं जो हुनास की इन्वेजन है उनको रोकने में सक्सेसफुल हो पाते हैं, क्योंकि इनके टाइम पीरियड में हुनास थे, उन्होंने इन्वेड करना शुरू कर दिया था, लेकिन ये पावरफुल रूलर होते हैं, उनको कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। तो ही ऑल्सो फोर्ट इंटरनल रिवोल्ट, जो भी हो रहे थे उनके अगेंस्ट में भी इन्होंने लड़ाई लड़ी। तो ये एक इंपॉर्टेंट और पावरफुल रूलर थे। और कहा जाता है कि इनके टाइम पीरियड में जब इन्होंने हुनास के साथ लड़ाई चल रही थी तो यहां पे इनकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो जाती है, तो उनसे भी इन्होंने रीस्टोर करा अपनी इकोनॉमी को और नए करेंसी को इशू करा इन्होंने, ताकि अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर सके। और कहा जाता है कि ये बहुत बड़े भगवान विष्णु के फॉलोवर थे, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने बुद्धिज्म के साथ टॉलरेट करा। और ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनकी लिखनी है कि सुदर्शन लेक का जो निर्माण है, जो क्रिएट है, वो इन्हीं के टाइम पीरियड में गुजरात में इन्होंने करवाया। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं डिक्लाइन ऑफ गुप्ता अंपायर की। इन्हीं के टाइम पीरियड के बाद में मतलब गुप्ता अंपायर का डिक्लाइन शुरू हो जाता है। यार लास्ट पावरफुल रूलर होते हैं गुप्ता अंपायर के स्कंद गुप्ता। ये बात आपको याद रखनी है। इन्होंने सुदर्शन लेक का निर्माण कराया, ये बातें आपको याद रखनी है। हुनास की इन्वेजन को इन्होंने रोका, ये बात आपको याद रखनी है। अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को इन्होंने स्टेबल करा, इसके बावजूद साथ में हुनास का अटैक हो चुका था, जिसके कारण इनके जो एरिया है पर्टिकुलर उसके अंदर इकोनॉमिक जो क्राइसिस है वो आ रहा था, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने उसको सही करा। और जितने भी इंटरनल रिवोल्ट हुए थे उनके अगेंस्ट में भी ये स्टेबलाइज करने में कामयाब होते हैं, लेकिन इनके बाद में कहीं ना कहीं डाउनफॉल शुरू हो जाता है गुप्ता अंपायर का। ये बात आपको याद रखनी है। अब कुमार पाल चालुक्य के बारे में शॉर्ट नोट अगर आपसे पूछा जाए तो वो अपने पढ़ लेते हैं कि कुमार पाल चालुक्य यानी कि सोलंकी डायनेस्टी जो गुजरात में रूल करती है उसके एक इंपॉर्टेंट रूलर होते हैं। अब इनकी कुछ एक बात अगर पढ़ें तो ये मेन जो फेवर करते हैं वो जैनिज्म को फेवर करते हैं। कौन? कुमार पाल चालुक्य। ये अपने अंपायर है उसको वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में एक्सपेंड करते हैं। और बात करें पर्टिकुलर तो इन्होंने किस किस के एरिया को ये हराते हैं? परमारास जो होते हैं मालवास के उनको हराते हैं, चौहान होते हैं राजस्थान के उनको ये डिफीट करते हैं, सिलहरास रूलर होते हैं महाराष्ट्र के इनको भी ये हराते हैं। तो कहीं ना कहीं गुजरात के जो मिडेवल इंडिया है उस टाइम के ये पावरफुल रूलर थे। आगे बात करें तो आचार्य हेमचंद्रा के मतलब इन्फ्लुएंस में इन्होंने जो जैनिज्म है इसको प्रमोट करा, इनको इन्होंने फैलाया। इसीलिए इन्होंने एनिमल सेक्रीफाइस को बैन करा। ये बातें याद रखना है, एनिमल सेक्रीफाइस को इन्होंने बैन कर दिया। अहिंसा के जो पाथ है इसको इन्होंने अडॉप्ट करा। इन्होंने कई सारे जैन टेम्पल्स को बनाया। ये बात आपको याद रखना है। एडमिनिस्ट्रेटिव और कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इन्होंने एजुकेशन को स्प्रेड करा, लिटरेचर को स्प्रेड करा और मेनली टेम्पल बनाए कहीं ना कहीं जैनिज्म को बढ़ाने वाले। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अपने चलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैसी थी चोला एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पीरियड में, यानी कि जब चोला रूल करते थे उनके टाइम पीरियड में लोकल गवर्नमेंट कैसी थी? तो लोकल गवर्नमेंट बहुत अच्छी थी उनके टाइम पीरियड में। चोला जो डायनेस्टी थी उन्होंने रूल करा था 19 से लेके 13 सेंचुरी के अंदर, और जो कि जो रूल करा था इन्होंने वो डिसेंट्रलाइज मैनर में करा था। डिसेंट्रलाइज मैनर का मतलब है कि इन्होंने सारी पावर रूलर्स ने अपने हाथों में ना रखते हुए डिफरेंट पार्ट्स में बांट दिया गया था, जिनके पार्ट्स के नाम नीचे लिखे हुए हैं। मंडलम जिनको प्रोविंसेस बोलते हैं, वलांदू जिनको सब डिवीजन बोलते हैं, नाडू जिनको डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, उरिया सभा जिनको विलेज असेंबली बोलते हैं। यहाँ पे सभी के अपने अपने काम थे। ये लोकल लेवल की जो यहाँ पे कम्युनिटी बनाई गई थी वो वहां पे पीस लाने के लिए काम करती थी, वहां पे डे टू डे लाइफ को चलाने के लिए काम करती थी। जैसे यहाँ पे उरिया अर जो बताया गया है ये मेनली जनरल असेंबली होती थी, गांव के लोगों से ही बनती थी। यहां पे सभा की बात करें तो ब्राह्मणिकल और इलाइट जो क्लास है उनसे मिला के ये बनती थी। नगरम की बात करें तो एक गिल्ड होता था जो कि कहीं ना कहीं ट्रेडर्स को चलाता था, मर्चेंट्स को चलाने का एक गिल्ड होता था। तो ये यहां पे बनाया गया था। तो इस तरह से था यहां पे। और यहां पे इवन कहते जो भी यहां पे पंचायत वगैरह चुनी जाती है वहां पे क्वालिफाइड इंडिविजुअल है उन्हीं को सिलेक्ट करा जाता था। और ये जो मेनली है जो लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होती थी कि वहां पे टेंपल वगैरह को मेंटेन करना तो वो करेंगे, रोड वहां पे कैसे बनानी है तो वो बनाएंगे, इरिगेशन की फैसिलिटी वहां पे कितनी करनी है कैसी करनी है वो करेंगे, टैक्स वहां पे किससे कितना लेना, रेवेन्यू सिस्टम को कैसा संभालना है, और वहां पे जितना भी डिस्प्यूट वगैरह सेटलमेंट का काम है वो भी वही करेंगे, और लोगों के लिए वेलफेयर का काम भी करने का काम इन्हीं का था। नेक्स्ट बात करते हैं लाइफ
एंड टीचिंग ऑफ महात्मा बुद्धा। तो भाई महात्मा बुद्धा की लाइफ और टीचिंग बड़ी आसान है, आपको पता है, ठीक है। इनकी अगर लाइफ की बात करें तो महात्मा बुद्ध शुरुआत में इनका जो जन्म हुआ वो सिद्धार्थ गौतम के तौर पे जाने जाते थे। लुम्बिनी नेपाल के अंदर इनका जन्म हुआ था। इन्होंने लगभग अपनी जो लाइफ के 29 ईयर घर पे स्पेंड करे। जब इनको एक बार इन्होंने 4 दृश्य देखे, वो क्या देखे थे कि जब इन्होंने देखा कि एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक डेथ की बॉडी देखी और मोंक देखा, तो इनको लगा कि नहीं यार ये लाइफ है वो तो पूरी दुखों से भरी हुई है, तो मेरे को ये पता लगाना है कि फाइनली हमें क्या करना चाहिए और हमें मोक्ष कैसे मिलता है। तो 35 साल की उम्र में इनको एनलाइटमेंट की प्राप्ति होती है, ये बात आपको याद रखनी है। और ये बोधि ट्री या बोध गया नाम की जो जगह होती है जहां पे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसको निर्वाणा कहते हैं, जब इन्होंने डीप मेडिटेशन करा था उसके बाद इन्होंने, और इनकी टीचिंग और स्प्रेडिंग की बात करें तो इन्होंने बुद्धिज्म को स्प्रेड करा। और इनका पहला जो स्पीच कहा जाता है, जो सरमन जो देते हैं, उपदेश देते हैं, वो सारनाथ के अंदर देते हैं, जिसको धर्म चक्रा प्रवर्तन कहते हैं। और इनकी डेथ 80 साल की उम्र में होती है। और इनकी टीचिंग में मेन बात इन्होंने किस पे इन्फ्लुएंस करा, इन्होंने कहा नॉन वायलेंट रहना चाहिए, एक इंसान को कंपैशन को फॉलो करना चाहिए, विजडम को फॉलो करना चाहिए। और इन्होंने मेनली कहा कि एक इंसान को ट्रूथ के पाथ को फॉलो करना चाहिए। और एक इंसान की जो लाइफ की जो सफरिंग्स है वो कहीं ना कहीं एक उसकी अहम वैल्यू है, अगर उनसे उसे छुटकारा पाना है तो कहीं ना कहीं उसे ट्रुथ सच्चाई के रास्ते पे जितना वो ज्यादा चलेगा उतना ही उसे कहते हैं इन चीजों से वो मुक्ति पाएगा। ये बातें आपको याद रखनी है। और इनकी जो डेथ होती है वो कुशीनगर के अंदर होती है, जिसको महापरिवार निर्वाणा करके कॉन्सेप्ट अपने फाइनली कहते हैं। नेक्स्ट है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कि गंधारा स्टाइल स्कल्पचर क्या है। तो गंधारा स्टाइल स्कल्पचर है वो क्या है, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के अंदर डेवलप हुआ, एंशिएंट इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर मेनली डेवलप हुआ। ये मिक्सचर था हेलेनिस्टिक आर्ट का, पर्शियन आर्ट का और कुशान आर्ट का, इन सब का मिक्सचर जो आर्ट बनाया गया था उसी को मेनली कहते हैं। और इन गंधारा स्टाइल में कहीं ना कहीं जो बुद्धा से रिलेटेड एसोसिएशन है उनको डेपिक्ट करा गया, उनके फिगर को डेपिक्ट भी करा गया। ये बात आपको याद रखनी है। 3 रत्न कौन है जैनिज्म के? 3 रत्न किसे कहते हैं? तो एक राइट फेथ, दूसरा राइट नॉलेज और तीसरा राइट कंडक्ट। ये 3 रत्न कहे जाते हैं जैनिज्म के, ठीक है। इनको एक बार आंखों से निकाल लेना। कनौज धर्म कॉन्फ्रेंस क्या थी? इनके ऊपर शॉर्ट नोट आए तो क्या लिखोगे कि कनौज धर्म कॉन्फ्रेंस थी वो एक सिग्निफिकेंट रिलीजियस गैदरिंग कॉन्फ्रेंस थी जो 8वीं सेंचुरी में हर्षवर्धना ने हेल्ड करी थी। इसके की फीचर्स की बात करते हैं तो ये ऑर्गेनाइज करी गई थी हर्षवर्धना के द्वारा, जो कि एक इंपॉर्टेंट एम्परर थे और बुद्धिज्म के कहीं ना कहीं ये फेवर वाले इंसान थे। इसको लीड करा गया था जुआजेंग के द्वारा, जो कि एक चाइनीज बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं इस कॉन्फ्रेंस में किसके अगेंस्ट में थे? तो बुद्धिज्म को फेवर कर रहे थे और ओपोनेंट किसके थे? हिंदू और जैन ट्रेडिशन के ओपोनेंट थे। तो कहीं ना कहीं एक रिलीजियस मीटिंग थी, रिलीजियस गैदरिंग थी ये बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पे काफी सारे स्कॉलर आए थे, चाहे वो ब्राह्मणिकल हो, हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, जैन ट्रेडिशन हो, वो सारे के सारे इन्होंने आए थे और वहां पे डिबेट वगैरह इनके बीच में हुई थी। और इसी मीटिंग के अंदर कहा जाता है कि जब ये कॉन्फ्रेंस करी गई तो इन्होंने काफी सारे दान भी दिए हर्षवर्धना ने, जिनके अंदर इन्होंने वेल्थ को बांटा, फूड को बांटा, क्लोथ्स को बांटा और गरीबों के लिए इन्होंने, मोंक के लिए इन्होंने ये सब कुछ काम किया। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, डिस्कस द सेलिएंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन मैं आपको ऑलरेडी ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंखों से निकाल के जाना। फिर भी किसी भी मेरे छोटे भाई बहन को पढ़ते टाइम दिक्कत आई तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर टॉपिक हमें समझ में नहीं आया, तो मैं उसका एक वॉइस नोट भी आपको भेज दूंगा, ठीक है। और पीडीएफ मेरे से ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं अपने नंबर डालता हूं व्हाट्सएप के, आप कांटेक्ट करना। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक आज का कि राइट इन ब्रीफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ विग्रह राज चाहमाना का कंट्रीब्यूशन बताओ। तो विग्रह राज चतुर्थ भी इनको जानते हैं, विग्रह राज चाहमाना को। ये 12th सेंचुरी के एक इंपॉर्टेंट रूलर होते हैं जो कि राजस्थान के अंदर रूल करते हैं, ठीक है। और यही वो रूलर होते हैं जिनके बाद में कौन आते हैं? पृथ्वीराज चौहान आते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। इनके टाइम पीरियड में इन्होंने चाहमाना किंगडम को काफी इन्फ्लुएंस करा, काफी बढ़ाया। इन्होंने जो दिल्ली के तोमार जो रूल करते थे उनको, और जो परमार रूल करते थे मालवास को, इनको ये डिफीट करते हैं। ये जो हमारे थे विग्रह राज चतुर्थ थे, ये लिटरेचर और आर्ट के अंदर बड़े ही महान थे, खुद भी एक अच्छे खासे स्कॉलर थे और संस्कृत लिटरेचर को इन्होंने काफी इन्फ्लुएंस करा। इनको क्रेडिट करा जाता है, ड्रामा एक बनाया था हरिकेली नाटक, ये याद रखना, वो इन्हीं के टाइम पीरियड में इन्हीं का बनाया हुआ कहा जाता है। आर्किटेक्चरल कंट्रीब्यूशन का काम करें तो विग्रह राज टेंपल इन्होंने बनाया, जो कि आज के अंदर एक दिल्ली की कुतुब मीनार का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कई सारे इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर बिल्डिंग बनाई अजमेर के अंदर। ये बातें आपको याद रखनी है क्योंकि अजमेर के ये इंपॉर्टेंट रूलर थे। इन्होंने अपने टाइम पीरियड में आसपास के जितने भी जो रूलर थे जिन्होंने अटैक करा उनसे इन्होंने अच्छे से डिफेंड करा। और ये एक तरह से वो रूलर थे जो पृथ्वीराज चौहान के लिए एक नींव रख के जाते हैं, फाउंडेशन का काम करते हैं। और बाद में दुनिया के सबसे पावरफुल रूलर में एक इमर्ज होते हैं पृथ्वीराज चौहान, और जिनकी डिफीट के बाद में कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर बाहर की पावर का रूल होना शुरू हो जाता है। ये बात आपको पता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि व्हाट आर द मेन सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है सेपरेट, प्लीज जरूर देखना आप। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। इसके अलावा आपको सभी को इंपॉर्टेंट रूलर है गुप्ता डायनेस्टी की, वो मैंने वीडियोस बनाई है, वहां पे आपको वो वीडियो शायद 16-17 मिनट की वो देखनी है, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि कौन से
गुप्ता डायनेस्टी के किस अंपायर को कौन सी उपाधि से जाना जाता है, तो वो बात आपको वहां पे देखने को मिलेगी। एक बार उसे अंकों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि जरूर निकालना। अब अपनी बात कर लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फाउंडर है इनकी डायनेस्टी के। तो चंद्रगुप्त है वो मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर कहे जाते हैं, श्रीगुप्ता है वो गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर है, सिमुका है वो सतवाहना डायनेस्टी के फाउंडर है, पुष्यमित्रा शुंगा है वो शुंगा डायनेस्टी के फाउंडर है, और कुजाला कदपिहिस जिसको कहा जाता है वो कुशाना डायनेस्टी के फाउंडर है, और चालुक्य डायनेस्टी के फाउंडर कहा जाता है पुलाकेशन फर्स्ट को, और विजयलाया चोला कहा जाता है चोला डायनेस्टी के फाउंडर को। तो ये मैंने कुछ एक फाउंडर्स को जरूर आपको बताया ताकि यहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो आई होप मैंने जो भी वीडियो बनाई है ये काफी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर आपको लगे कि अच्छा बनाया, मैंने अच्छा प्रयास करा, तो प्लीज कमेंट करना। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।